Hello guys, welcome back on my YouTube channel, that is BQ Perfect. And today in this video I am going to discuss about the elasticity of demand chapter, and from this chapter I am going to discuss about the total expenditure method. As I have already told you, जैसा कि आपको पता है, मैंने अपनी previous videos में आपको 3 methods के बारे में बताया था कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स होते हैं, जिसमें से हम एक मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और वो मेथड कौन सा हमारा, वो मेथड है परसेंटेज एंड प्रोपोर्शनेट मेथड, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन माय प्रीवियस वीडियो। और आज इस वीडियो में हम नेक्स्ट जो मेथड है टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसको डिस्कस करेंगे। और उस मेथड का नेम है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, 3 मेथड्स मैंने आपको बताए थे, आपको ध्यान होगा। तो देखिए इस मेथड से किस तरीके से करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग आप लोग सभी जानते हो, जब डिमांड में चेंज आ जाता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ इट्स ओन कमोडिटी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि उस गुड के प्राइस के अंदर इलास्टिसिटी है। तो उसको मेजर कैसे किया जाता है, उसके लिए परसेंटेज मेथड में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, जिसके अंदर हम एक फॉर्मूला यूज करते थे, ठीक है, -P/Q इंटू में डेल्टा Q/डेल्टा P। अब इस वीडियो में हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को एक्सप्लेन करेंगे। इस मेथड के अकॉर्डिंग हम किसके बीच रिलेशन देखते हैं, हम देखते हैं प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर के बीच रिलेशन। TE मींस मतलब टोटल एक्सपेंडिचर। बेसिकली टोटल एक्सपेंडिचर होते क्या है ये भी आपको बता दूं मैं एक बार। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब है, फॉर एग्जांपल के लिए 10 रुपीज पर यूनिट कोई गुड है और आपने उसकी 2 यूनिट्स परचेज करी। हाउ मेनी यूनिट्स? 2 यूनिट्स यू हैव परचेज्ड एट द प्राइस ऑफ ₹10 पर यूनिट। इसका मतलब हाउ मच मनी यू हैव स्पेंट? 20 रुपीज। यू हैव स्पेंट 20 रुपीज, तो योर टोटल एक्सपेंडिचर इज ₹20। तो ये टोटल एक्सपेंडिचर होता है, जो भी आप पैसे खर्च करते हैं उसको बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर। फ्रॉम दिस मेथड, अब इस मेथड से इलास्टिसिटी कैलकुलेट कैसे की जाती है। क्वेश्चन राइज ये होता है, हाउ टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फ्रॉम दिस मेथड। तो देखिए इसमें रिलेशन देखते हैं बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। इससे पहले वाले मेथड में हमने क्या किया था, पहले वाले मेथड में देखते थे हम परसेंटेज निकालते थे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैलकुलेट करते थे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैलकुलेट करते थे, ठीक है, फॉर्मूला यूज करते थे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट एनी परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। इसमें परसेंटेज चेंज का नहीं, इसमें क्या है, इस मेथड के थ्रू हम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। रिलेशनशिप के बेस पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट किया जाता है फ्रॉम दिस मेथड। किसका रिलेशन, हुज रिलेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं किसके रिलेशन की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर, नॉट प्राइस एंड डिमांड। क्योंकि देखो वैसे अगर हम बात करें लॉ ऑफ डिमांड की, तो वो किसके बीच रिलेशन दिखाता है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। बट इस मेथड के अंदर, इस मेथड में हम प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशन देखते हैं, और उस रिलेशन के बेस पे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करते हैं। किस तरीके से, सपोज कीजिए किसी कमोडिटी का प्राइस 1, जब 1 रुपी प्राइस है तब तो 10 रुपीज टोटल एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, और जब उसका प्राइस 2 हो जाता है, 1 से आप 2 कर देते हो, तब भी उस कमोडिटी पे 10 रुपी ही स्पेंड किए जाते हैं, ठीक है। एक तो कंडीशन ये होगी, सपोज कीजिए मैं इधर सिचुएशन भी लिख देता हूँ, एक कॉलम और बना देते हैं सिचुएशन का, ये सिचुएशन है हमारी, ठीक है जी। सपोज कीजिए, अच्छा इसमें क्या हुआ, इसमें हमने देखा कि टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं आया, कब, इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो जब टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं आता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ इट्स ओन कमोडिटी, तब उसके अंदर इधर इफेक्ट का कॉलम बना देते हैं, तब उसके अंदर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो होती है ED = 1, और ED = 1 आप जानते हैं यूनिट इलास्टिक डिमांड सिचुएशन को बोलते हैं, ठीक है। जब ED = 1 होती है, इसका मतलब क्या है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड सिचुएशन, ठीक है। तो एक रिलेशनशिप तो ये हो गया, एक कंडीशन। सेकंड कंडीशन ये है, प्राइस 1 है, टोटल एक्सपेंडिचर 10 है, जब प्राइस 2 हो जाता है तो टोटल एक्सपेंडिचर 8 रुपीज हो जाती है। ये क्या हुआ, इट मींस प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर कम हुई,
नीचे से स्टडी करें प्राइस के फॉल होने से टोटल एक्सपेंडिचर राइज हुई। इसका मतलब इस बी जो सिचुएशन है, बी सिचुएशन से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भाई प्राइस के चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर में जो चेंज आया है, टोटल जो खर्चे हैं उनमें जो चेंज आया वो कैसा चेंज है, वो नेगेटिव चेंज आया है। नेगेटिव का मतलब ये है जब प्राइस बढ़ा तो खर्चे कम हुए, जब प्राइस कम हुआ तो खर्चे बढ़े आते हैं। और जब नेगेटिव रिलेशन होता है तब जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो होती है ग्रेटर देन 1। एक सिचुएशन ये है सी, सपोज कीजिए प्राइस 1 से 2 हो जाए, 1 पे तो टोटल एक्सपेंडिचर 10 और 2 पे 12। इसका मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, प्राइस इंक्रीज हुआ टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज। अगर इसी चीज की स्टडी हम नीचे से करें, प्राइस फॉल हुआ टोटल एक्सपेंडिचर भी फॉल हुए हैं। जब एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तब ईडी होती है लेस देन 1। तो इस तरीके से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट की जाती है फ्रॉम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब मैं आपको बता दूं किस तरीके से क्या है। बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वाज प्रोपाउंडेड बाय द डॉक्टर मार्शल। डॉक्टर मार्शल ने इसकी थ्योरी दी थी, उसने अपना आइडिया लगाया, उसने अपना माइंड यूज किया कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर मेड बाय कंज्यूमर ऑन अ कमोडिटी। कह रहे हैं कि जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर करता है कमोडिटीज पे, उन एक्सपेंडिचर्स के थ्रू भी हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उन्होंने 3 कंडीशंस को एस्टैब्लिश किया। उसकी कंडीशन फिक्स है। वो कंडीशन क्या है फिक्स? उसकी कंडीशन ये फिक्स है कि जब प्राइस, किसी कमोडिटी का प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर, टीई मतलब टोटल एक्सपेंडिचर, एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, सेम डायरेक्शन, ठीक है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक ही तरीके से चेंज आता है, तब तो क्या होती है, तब तो होती है जो ईडी है इलास्टिसिटी लेस देन 1। फिक्स है। ये देखता है कि प्राइस में चेंज होने से जो टोटल एक्सपेंडिचर्स है उसमें हाउ मच एंड इन व्हाट डायरेक्शन, ठीक है, कितना और किस डायरेक्शन में चेंज आता है। तो उस चेंज के बेसिस पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट की जाती है थ्रू दिस मेथड। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि जब टोटल एक्सपेंडिचर में फर्क ही नहीं पड़ता है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, आप इधर देख सकते हो बोर्ड पे, जब टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, तब बोलते हैं कि यूनिट इलास्टिक डिमांड है, उसके अंदर चेंज ही नहीं आया। सेकंड कंडीशन इनकी ये है, जब चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, क्या, चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर, तब होती है हमारी ईडी ग्रेटर देन 1। इट मींस ग्रेटर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड होती है उस कमोडिटी के केस में, अगर इस तरीके से रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है जैसे हमारी बी सिचुएशन में हुआ। थर्ड कंडीशन हमने देखा इसमें कि चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर मूव इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। प्राइस बढ़ा खर्चे भी बढ़े, नीचे से स्टडी करें, प्राइस कम हुआ खर्चे भी कम हुए। इसका मतलब प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और जब दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इलास्टिसिटी कैसी होती है, लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड। उस सिचुएशन को बोलते हैं लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड सिचुएशन। ये फिक्स है, ठीक है, ये जो कंडीशन है फिक्स है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रोफेसर मार्शल। डॉक्टर मार्शल के अकॉर्डिंग उसने थ्योरी दी है एक्सपेंडिचर। देखो परसेंटेज मेथड में बताया भाई इस तरीके से इलास्टिसिटी कैलकुलेट की जा सकती है, परसेंटेज चेंज का। इसमें परसेंटेज चेंज का कोई मतलब नहीं है, इसमें तो बस रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर की फीस के बीच, उसी के बेस पे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम दिस मेथड, ठीक है। तो कंडीशन क्या हमारी फिक्स है। अब देखो वैसे लॉ ऑफ डिमांड में क्वांटिटी डिमांड का लेना देना भी होता है। इससे पहले जो प्रीवियस वीडियोस आपने देखी हैं सभी में हमने प्राइस क्वांटिटी डिमांड के बारे में डिस्कशन किया था, बट अभी तक मैंने इसमें क्वांटिटी डिमांड का जिक्र कहीं भी नहीं किया है पूरी वीडियो में इसको भी। तो बेसिकली वैसे तो इसका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में इसका क्वांटिटी डिमांड का कोई लेना देना नहीं है।
प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच रिलेशन देख के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निर्धारित की जाती है, डिटरमाइन की जाती है। बट फिर भी टोटल एक्सपेंडिचर से आप क्वांटिटी डिमांड भी निकाल सकते हो। किस तरीके से? अभी हमने ऊपर एग्जांपल लिया था कि 20 रुपीज आपने स्पेंड कर दिए, 20 रुपीज आपने स्पेंड कर दिए किस पे? जो 10 रुपीज वाला लेज है, 10 रुपीज का लेज आता है, 20 रुपीज आपने खर्च कर दिए। तो हाउ मेनी लेज यू हैव बॉट? आपने कितनी यूनिट्स लेज की परचेज की? ऑब्वियसली बात है 2 लेके आए होंगे, तभी तो 20 रुपीज स्पेंड नहीं है। तो इसका मतलब ये है जब टोटल एक्सपेंडिचर को हम डिवाइड कर देते हैं किससे? प्राइस से, तो क्वांटिटी डिमांड आ जाती है। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर से डिवाइड करके क्वांटिटी डिमांड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5। कैसे भी समझ लो। सपोज कीजिए यहाँ 1 रुपए की टॉफी है, 10 रुपये आप खर्च करके आ रहे हो, कितनी यूनिट्स खरीदी होंगी? ऑब्वियसली बात है 10। 2 रुपीज वाली टॉफी है, 8 रुपये आप खर्च कर रहे हो, कितनी यूनिट्स परचेज की होंगी आपने? 4। ठीक है, फिर 10 और 2 रुपीज वाली टॉफी 12 रुपये खर्च करके आ रहे हो, कितनी टॉफी खरीदी होंगी? 6। तो क्वांटिटी डिमांड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो इसका ये तरीका, ये तो है फिक्स, तो इसमें तो कोई इतनी मजे वाली बात आई नहीं, कुछ एक्सप्लेनेशन की, मुझे भी एक्सप्लेन करने में अच्छा नहीं लगा क्योंकि फिक्स कंडीशन ही मैंने आपको बता दी अभी तक। तो अब इसमें क्वेश्चन ये है कि जो मार्शल है, प्रोफेसर मार्शल है, उसने ये कैसे डिसाइड किया, मतलब कैसे मान लिया उसकी बात कि भाई अगर टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं आता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, यूनिट इलास्टिक डिमांड होती है, मतलब कैसे मान ले? कोई लॉजिक सा ही नहीं लगा। अपोजिट डायरेक्शन की बात कर दी, ठीक है, कि भाई चेंज इन प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, और क्या लॉजिक हो सकता है? तो उसको समझने का एक और तरीका है, और वो तरीका क्या है? वो मेथड आपका ये है। देखो, आप लोगों को जो एक फॉर्मूला हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था वो आपको पता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को डिवाइड कर देते हैं किससे? परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। तो आप नॉर्मली वैसे सोचिए, कोई कमोडिटी है, ठीक है, कोई कमोडिटी है, कोई गुड है, आप देखो जब उस गुड का प्राइस 1 रुपये है तब तो आप खर्च कर रहे हो 10, 2 है तब भी 10। इसका मतलब आपने क्वांटिटीज को जस्ट उसका हाफ कर दिया है। हाफ का मतलब ये है इक्वल, आपने अपनी इनकम को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया है, यानी अब ज्यादा चेंज नहीं करना चाहते। तो मतलब तो ये हुआ कि जितना चेंज प्राइस में हुआ उतनी ही उसने अपनी क्वांटिटी को एडजस्ट कर लिया उसके अकॉर्डिंग। इसका मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन प्राइस इक्वल है। और आपको पता है उस मेथड से, परसेंटेज मेथड की बात कर रहा हूं मैं अभी, जब दोनों में इक्वल चेंज आता है तो इलास्टिसिटी कैसी होती है? 1 के इक्वल यूनिट इलास्टिक डिमांड होती है। तो इसलिए जब टोटल एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होने का मतलब ये है कि उसने अपनी डिमांड को नहीं तो ज़्यादा कम किया प्राइस के बढ़ने से, और प्राइस के कम होने से नहीं ज़्यादा बढ़ाई, मतलब कि इक्वल चेंज किया। और आप देख लो इक्वल सा चेंज है, ठीक है। तो परसेंटेज से कैलकुलेट करेंगे तब इक्वल नहीं आएगा, बट वैसे देखें तो उसने अपना एडजस्ट कर लिया, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी भाई। अगर वो देखो कोई गुड है उसके प्राइस के अंदर ज़्यादा इलास्टिसिटी है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि प्राइस के कम होने से ना आप उसकी ज़्यादा यूनिट्स की डिमांड करने लगोगे, और ज़्यादा करने लगोगे तो इसका खर्च भी ज़्यादा होगा, ठीक है। कैसे? अभी आपको समझ नहीं आएगा। यहाँ से दूसरे एग्जांपल में देखते हैं। जब 1 रुपये है, इस एग्जांपल से हम क्या 1 रुपये प्राइस पे 10 यूनिट्स की डिमांड, प्राइस बढ़ने से डिमांड देखो कम कर दी उसने, इधर भी कम की थी, बट कौन से वाले केस में ज़्यादा कम है? सीधी सी बात है, बी सिचुएशन में ज़्यादा चेंज हुआ है, क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा फर्क पड़ा है, यानी कम कर दी, बहुत ज़्यादा कम कर दी। जब कम कर दी तभी तो उसके टोटल एक्सपेंडिचर कम हुए, जब उसने बहुत ही ज़्यादा कम कर दी। और आप जानते हो कि जब प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए, बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए तब क्या होती है? ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड सिचुएशन आपकी निकलती है। मैं ये कह रहा हूँ, सपोज कीजिए 2% चेंज किया प्राइस में,
और डिमांड में हो जाए ज़्यादा परसेंट चेंज, जैसे कि 4% हो जाए, तो आंसर 1 से ज़्यादा ही आएगा, इसका मतलब ग्रेटर देन, तो बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जब हम किसी कमोडिटी पे अपने इनकम का पार्ट स्पेंड करते हैं और उसके प्राइस के चेंज होने से हमारे खर्चे कम हो जाते हैं, प्राइस बढ़ने से आप खर्चे कम हो रहे, देखो तो इसका मतलब तो ये है कि अब आप उस पर उसकी कम यूनिट की डिमांड कर रहे हो, इसका मतलब आपने चेंज कर दिया अपनी डिमांड में उसके प्राइस के चेंज होने से, चेंज भी कैसा कर दिया, ज़्यादा चेंज, तो इसका मतलब ग्रेटर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड सिचुएशन। थर्ड वाली सिचुएशन में देखो प्राइस में चेंज हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हुए, सेम डायरेक्शन में मूवमेंट हुई, यानी प्राइस बढ़ा खर्चे भी बढ़े। क्यों? क्योंकि आपके लिए वो गुड क्या है, इंपॉर्टेंट होगी, हो सकता है आप ज़्यादा चेंज नहीं कर रहे हो डिमांड में, प्राइस के बढ़ने से आपने डिमांड कम तो की बट उतनी कम नहीं की। अगर आपने उतनी कम नहीं की तो ऑब्वियस सी बात है आपके जो एक्सपेंडिचर्स है वो बढ़ जाएंगे। जैसे कि देखो एग्जांपल पे कम की है, हर केस में कम की है जब प्राइस बढ़ा है, ठीक है, बट इसमें हाफ से मतलब इतनी कम नहीं की। अब आप ज़्यादा कम नहीं करोगे तो सीधी सी बात है फिर एक्सपेंडिचर तो हमारे बढ़ेंगे। और ये आपको पता है कि जब प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज आता है बट उतना चेंज नहीं करते, आप चेंज किया मना नहीं कर रहे, ठीक है, तो क्या आएगा, एक से कम आंसर आता है, और जब एक से कम आंसर आता है तो क्या बोलते हैं, लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड सिचुएशन के नेम से जानते हैं। तो इसका मतलब जो सी सिचुएशन है जिसमें चेंज इन प्राइस और चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, तब हमारी लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड सिचुएशन होती है फ्रॉम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। दूसरे तरीके से आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं कि इससे कैसे पता चलेगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। कोई गुड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मिल्क इंपॉर्टेंट गुड है, तो और भी लगा लो, तो मिल्क के केस में देखो जैसे मिल्क के प्राइस बढ़ जाते हैं, डिमांड को हम कम तो कर देते हैं, बट जितना प्राइस बढ़ा उतनी डिमांड नहीं करेंगे। प्राइस अगर 20% बढ़ गया 20% हम थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, ठीक है। जब प्राइस बढ़ा और आपने डिमांड कम तो की, थोड़ी बहुत कम की, तो खर्चे तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ने ही, यानी एक डायरेक्शन में मूवमेंट आएगी और लेस देन बोलते हैं उसको। अगर आप प्राइस के चेंज होने से आप इतना प्रभावित नहीं हो रहे हो तो इसका मतलब ठीक है इलास्टिसिटी तो है, कुछ तो फर्क आया है उस गुड की डिमांड में, उतना नहीं आया, उतना नहीं आया, इसका मतलब क्या है, लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड सिचुएशन। और जब प्राइस के चेंज होने से बहुत ज्यादा चेंज कर देते हो आप, यानी बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी उसके अंदर, आप प्राइस के चेंज होने से आपने डिमांड को बहुत ज्यादा एडजस्ट कर दिया, ऑब्वियस सी बात है एक्सपेंडिचर तो कम हो ही जाएंगे जब कम यूनिट मांगेंगे, बहुत ज्यादा कम कर दिया एक बार यूनिट, तो एक्सपेंडिचर तो कम हो ही जाएंगे फिर प्राइस के बढ़ने से। और जब बहुत ज्यादा चेंज होता है उसको हम बोलते हैं क्या, ग्रेटर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड सिचुएशन, ठीक है। और ये क्या है, इसमें एडजस्ट कर लिया हमने, अपने एक्सपेंडिचर वहीं की वहीं रखे, तो जितना प्राइस में चेंज हुआ अपनी क्वांटिटी डिमांड को उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लिया, बट हमने अपने एक्सपेंडिचर वहीं रखे, और इसका मतलब बराबर का चेंज हुआ। और जब इक्वल चेंज आता है तो क्या होती है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड सिचुएशन होती है, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट किया जाता है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि मैंने अपनी सेकंड पार्ट में, जिस सेकंड पार्ट है फ्रॉम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर, उसमें क्या डिस्कस किया था, उसमें डिस्कस की थी डिग्रीज। डिग्रीज का मतलब 5 सिचुएशंस, कि 5 सिचुएशंस मे टेक प्लेस इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि 5 सिचुएशंस हो सकती, बट इस मेथड में अभी हमने 3 सिचुएशंस को डिस्कस किया है, ठीक है, बाकी 2 कहाँ गई। तो बाकी जो 2 सिचुएशन है वो कौन सी है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड सिचुएशन, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है, और परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड सिचुएशन। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग इसको तो बोलते हैं ED इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इसी सिचुएशन में, और इसको किसके नेम से जानते हैं, इसको जानते हैं ED इज इक्वल टू 0 के नेम से। 0 कहाँ पे होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ED 0 वहाँ होती है परफेक्टली इनइलास्टिक को दिखाती है कि भाई जब प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में फर्क नहीं पड़ता है, उस वो वाली सिचुएशन होती है जिसमें हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल। और इन्फिनिटी के इक्वल कब होती है, जब प्राइस के लिटिल चेंज इन प्राइस से इनफाइनाइट चेंज आ जाता है,
तो इन्हीं सिचुएशन को ही इनके नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका मतलब ग्रेटर देन 1 को इनफाइनाइट बस चेंज हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ है, और ना कम चेंज हुआ है, तो वही ये जो है हमारी ये कंडीशन, इनको ही इनके नाम से जानते हैं। यानी कि इसको परफेक्टली इलास्टिक के नेम से, इसको परफेक्टली इलास्टिक के नेम से जानते हैं फ्रॉम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अब इस टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को आप ग्राफ से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, इसको हम ग्राफ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब ग्राफ से भी इसको शो कर सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। पहले मैं एक बार न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेता हूँ कि इससे न्यूमेरिकल किस तरीके से आते हैं। देखो इससे ऐसे आते हैं, जैसे एक सब दोनों मेथड से करते हैं। चलो हमारे पास न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है कुछ लाइक 10, 12, ठीक है, प्राइस क्वांटिटी डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड है 10 to 15 मिनट्स और 12 पे सपोज 30 यूनिट्स, ठीक है, प्राइस की राइज और क्वांटिटी डिमांड फॉलो होगी। तो जब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करनी है फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन, तो कैसे करोगे आप टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करोगे। अब टोटल एक्सपेंडिचर कैसे कर सकते हैं, ऑब्वियस बहुत सिंपल सी बात है, प्राइस 10, कितनी यूनिट्स की डिमांड की 50, तो कितने रुपए खर्च कर दिए 500, मल्टीप्लाई कर दो इससे 500 टोटल एक्सपेंडिचर। जब प्राइस 12 है तब आप 30 यूनिट्स की डिमांड करते हो, कितने रुपए खर्च कर दिए 360, तो टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर लो, क्योंकि इस मेथड से तो हम प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशन देखते हैं। अब देखो क्या रिलेशन, जब प्राइस इंक्रीज हुआ टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुए डिक्रीज, जब प्राइस डिक्रीज हुआ टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुए इंक्रीज। इसका मतलब चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में इनकी मूवमेंट है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट है तब ईडी क्या होती है, तब ईडी होती है ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड को शो करती है आपकी ये इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस मेथड। अब क्वेश्चन ये है कि क्या परसेंटेज मेथड से भी यही आएगी इलास्टिसिटी, बिल्कुल कह नहीं सकते, ठीक है। जैसे मैं पहले कह रहा था कि भाई परसेंटेज मेथड में मैंने 2 अल्टरनेट फॉर्मूले बताए थे, किसी को यूज कर लो, जो आंसर है वुड बी द सेम। क्या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और परसेंटेज मेथड से जो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करते हैं, क्या उनसे भी आंसर सेम होगा क्या, कह नहीं सकते कि सेम होगा, ट्राई करते हैं। अब इसको परसेंटेज मेथड से करेंगे, और परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला आपको पता है, माइनस का साइन P अपॉन Q इनटू में डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P। सीधा ही करूँगा, बताऊंगा नहीं कैसे, क्योंकि आपको प्रीवियस वीडियो देखनी चाहिए इसके लिए। कभी ऐसा नहीं होता कि आप कोई भी वीडियो ओपन कर लो बीच में से और वो आपको समझ आ जाए। आपको पता है जब तक आपको बेसिक से क्लियर नहीं है, आपको काउंटिंग नहीं सिखाऊंगा मैं, तो बड़ी कैलकुलेशन कैसे कर लोगे, पहले काउंटिंग सीखो फिर उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। तो P अपॉन Q माइनस का साइन 10 अपॉन 50 इंटू में -20 अपॉन 2, ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू रखी परसेंटेज मेथड से, ये फॉर्मूला होता है। थोड़ा सा फिर बता देता हूँ एक बार, P अपॉन Q, इसको P बोलते हैं स्टार्टिंग को, जो न्यू वाला प्राइस है P1, ये हमारी Q और ये Q1, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस में सारी चीज़ें आपको बताई थी। P अपॉन Q 10 अपॉन 50 इंटू में डेल्टा Q कैसे निकालते हैं वो आपको पता है, Q1 माइनस Q1 30 माइनस 50 माइनस 20, और डेल्टा P कैसे निकालते हैं P1 माइनस P2, ठीक है। तो करो इसको कैलकुलेट, 5 से गया 4 और ये आ गया 2, माइनस से माइनस गया 2, इसका मतलब ईडी ग्रेटर देन 1। इस मेथड से भी, इसके अंदर तो परसेंटेज मेथड से कैलकुलेट किया तब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1, और टोटल एक्सपेंडिचर से देखा तो तब भी ग्रेटर देन 1, बट कंपलसरी नहीं है, हमेशा ऐसा ही होगा। अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हैं तो इस इंफॉर्मेशन को ले देखो, अगर इस इंफॉर्मेशन से हम करते हैं, अब इससे भी देख लो आप एग्जाम्पल, ईडी इज इक्वल टू माइनस का साइन P Q क्वांटिटी, इसका मतलब 1/10 परसेंटेज मेथड से निकाल रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर से तो निकाल दिया था आपने रिलेशन देख के, चेंज इन प्राइस और चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशनशिप देख के इलास्टिसिटी को डिफाइन कर दिया कि ये आएगी।
परसेंटेज मेथड से ट्राई करते हैं। तो P अपॉन Q हो गया 1/10 इंटू में -2, सॉरी ये क्वांटिटी डिमांड हमारी है 4 - 10 -6, ठीक है, और 2 मतलब P1 - P 2 - 1 1, करो कैलकुलेट, 1 से बन गया 3 5, इसका मतलब माइनस से माइनस कट जाएगा 3/5 क्या है 0.6, 0.6 क्या है 0.6 का मतलब है लेस देन यूनिटरी। अब देखो वैसे तो ग्रेटर देन यूनिटरी है फ्रॉम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जब हम रिलेशनशिप देखते हैं इसके बीच और इसके बीच, बट हमने इसके बेस पे जो क्वांटिटी डिमांड निकाली, ऑब्वियस सी बात है क्वांटिटी तो डिमांड की होंगी जब एक्सपेंडिचर की है, तो जब क्वांटिटी डिमांड के बेस पे देखा तो आंसर हमारा 0.6 आया, और 0.6 होता है लेस देन 1, और लेस देन 1 को क्या बोलते हैं, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड सिचुएशन बोलते हैं। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि टोटल एक्सपेंडिचर और परसेंटेज मेथड से जो आंसर है या जो इलास्टिसिटी है मे बी डिफरेंट, वो डिफरेंट हो सकती है। एग्जैक्टली यही बात मैंने आपको अभी बोली थी कि बिल्कुल जब हम टोटल एक्सपेंडिचर से देखते हैं और परसेंटेज मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करते हैं तो वो डिफरेंट बिल्कुल हो सकती है। अगेन इन शॉर्ट फिर से एक बार बता दूं, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से केवल प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच रिलेशनशिप दिखा जाता है, और उस रिलेशनशिप के बेस पे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करते हैं। वो रिलेशनशिप क्या है, वो रिलेशनशिप है कि जब टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं आता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस, तब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है। जब एक ही डायरेक्शन में मूव करें, चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर, तब बोलते हैं उसको लेस देन, एक ही डायरेक्शन में, पर जब अपोजिट में करें तब बोलते हैं उसको ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड सिचुएशन। ठीक है, इसका ग्राफ भी होता है बट आपके सिलेबस में ग्राफ है नहीं, और कोई ये चाहता है कि किस तरीके से ग्राफिकली हम प्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ